चलिए तो हमने आपका पीएच हमने ये सब देख लिया था कि असल में आपने ये चीज़ देखी कि आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट आपका वैसे तो न्यूट्रल होता है, ठीक है? बट ये न्यूट्रलिटी भी डिपेंड करती है कि आपका जो एसिड और बेस आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसका पीएच जो है वो कम हो जाएगा 7 से, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसका पीएच बढ़ जाएगा सॉल्ट का। मतलब बेसिकली हमने पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे कि असल में आपके जो सॉल्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी फॉर्मेशन देखनी है कि वो किस तरीके से बने, ठीक है? उनके यूजेस पढ़ने हैं वगैरह, मैकेनिज़्म वगैरह, ये सब आपको देखना है, ठीक है? तो हेडिंग डाल लेते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है? सबसे पहले बेसिक सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे। सभी मतलब आपको करने काफ़ी सारे हैं, उनमें से बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वहाँ पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक सॉल्ट जो आपका आता है वो है आपका सोडियम, जिसके बारे में आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है? ये सॉल्ट की हम प्रिपरेशन देखेंगे, मैकेनिज़्म, इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है? कि कहाँ कहाँ ये यूज़ आता है। अब देखिए, अब अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूँ, प्रिपरेशन, तो इसकी प्रिपरेशन को करने के लिए हमने एक प्रोसेस यूज़ करी है, और उस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है? अब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ये अभी जब हम बेसिकली जब सारे के सारे हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि असल में क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए इसके लिए ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन नॉर्मल है कि आप जो आपका जो रॉक सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और अगर आप उसको पानी के साथ मिला दो, मतलब इसका मिक्सचर, पानी और इस वाले नमक, स्पेसिफिकली सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम सीधा बोल देते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है? तो आपको चाहिए ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है? तो ब्राइन सोल्यूशन आपको पता चल गया कि क्या है। तो हम इसमें बेसिकली जो इसकी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से है, हम क्या करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन जो आपका होगा, प्राइम सोल्यूशन जो है उसको उसमें कराएंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है? वो प्रॉपर प्रोसेस रहेगी कैथोड एनोड वाली, ठीक है? तो अब जब आप इसको पास करवाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका जो कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल तरीके से। बट ये जो है ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में अगर आप लिखना चाहें तो इक्वेशन में आप कैसे लिखेंगे कि देखिए, ब्राइम सोल्यूशन, तो ब्राइम सोल्यूशन को लिखिए NaCl प्लस H2O, ठीक है? अब आप इनका क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आपने करवाया, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपने सप्लाई करी। तो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी तो आपने देखा कि आपका बना NaOH, ठीक है? इसके साथ ही साथ आपकी क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई एंड H2 गैस इवॉल्व हुई, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब इसको बैलेंस करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपकी बेसिकली प्रिपरेशन है कि असल में इस तरीके से आपका NaOH ये आपको फाइनली मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया NaOH, और ये आपको चाहिए था। तो ये हमने इसकी प्रिपरेशन करी है, ठीक है? ये आपकी प्रिपरेशन है। अब इसकी प्रिपरेशन का वो जो प्रोसेस था उसको हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला? देखिए, क्लोर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी Cl2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो क्लोर वहाँ से आया। एल्कली आपको मैंने बताया था, एल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है? एल्कलाइन होते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेस। तो एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल, एंड NaOH जो आपको मिल रहा है वो आपका वाटर सॉल्युबल बेस है। तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो उसकी पहले हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। उसके अलावा असल में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्लोरीन और एल्कली इसलिए मतलब इवॉल्व हो रहा है, इसलिए हमने इस प्रोसेस का नाम दिया है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है? तो लिख लेते हैं कि असल में क्लोर एल्कली प्रोसेस होती क्या है, और ये आपका प्रिपरेशन का मेन स्टेप है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है? अगर कोई आपसे बोले कि हाउ डू वी प्रिपेयर
सोडियम हाइड्रोक्साइड तो या फिर कॉस्टिक सोडा ये सब, तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है विद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका हाँ ये लिख लेते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो सिंपल द प्रोसेस in which the electrolysis of brine solution take place to give sodium hydroxide, which is alkali, chlorine gas, and H2 gas as a byproduct product। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, कि जब आपके ब्राइन सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है आपका NaOH, ठीक है, और क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। मेन जो यहाँ पे दम रखती है वो वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन है बेसिकली, कि किस तरीके से हमने प्रिपेयर करा। ये इन द फॉर्म ऑफ आपका नॉर्मली केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं इसे, और इसको केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं नॉर्मल, कि आपने ये चीज़ करा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस वगैरह ये सब मिला, बट असल में इक्वेशन फॉर्मेट में ये है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने क्लोर एल्कली डिफ़ाइन कर दिया। अब एक्चुअली देखते हैं कि मतलब ये सब हमें मिल गया, ये कहाँ आया, कहाँ से, किसके साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ आयन। थोड़े डीपर कॉन्सेप्ट में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास दो प्रोडक्ट है। क्या सबसे पहले आपने तो मेन प्रोडक्ट जो लिया, मेन रिएक्टेंट जो आपने लिया है वो आपका ब्राइन, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन आपका मेन रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ मतलब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से मतलब सुन लीजिएगा। फिर ब्राइन सोल्यूशन, तो ब्राइन सोल्यूशन होता क्या है आपका NaCl, उसमें मैंने H2O डाल दिया, ये आप क्या हो गया ब्राइन सोल्यूशन। अब देखिए ब्राइन सोल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं इन दोनों का सेपरेटली करता हूँ। मैंने जब इससे इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जब मैं H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मुझे क्या मिलेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ मुझे मिलेगी। तो असल में क्या होता है, ये जो आपका पार्ट है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये जो आपका पार्ट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और बना देते हैं आपका NaOH फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये Na और OH आपस में एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो एकदम से अट्रैक्ट होकर NaOH बना देते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए बाकियों के साथ क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या यूज़ होता है आपका। एक होता है कैथोड, ठीक है, एक होता है आपका एनोड, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका ब्राइन सोल्यूशन, जो आपका मिक्सचर है इन दोनों का, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, ये आपका कंटेनर समझिए आप, ठीक है, बीकर समझिए, ये लेट से आपने बीकर बना दिया। अब पहले आप ये बताइए कि कैथोड का चार्ज क्या होता है और एनोड का क्या होता है। यहाँ पे सोचिए, तब तक मैं इसका डायग्राम टाइप बना देता हूँ। तो ये आपका एक रॉड हो गई और ये आपकी दूसरी रॉड हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है आपका ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपको केटायन एनायन याद है, केटायन क्या होता है, केटायन मतलब कट पड़ रहा है, तो कट मतलब पॉजिटिव, इसमें ही कट पड़ता है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो ये इसका अपोजिट होगा, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है।
और एनोड, एनोड का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। रॉड में वो चीज़ आपकी उल्टी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी बैटरी से। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया। तो जब मैंने पॉजिटिव से लगाया तो पॉजिटिव कौन सा है, एनोड, तो ये आपका एनोड है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव से, तो नेगेटिव कौन सा आपका, कैथोड, कैथोड, ठीक है। तो ये दोनों आपकी रॉड बन चुकी है। तो असल में होता क्या है यहाँ पे, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चल रहा है, तो NaOH तो आपस में बन गया। अब देखिए HCl, अब ऐसे आपको लग रहा होगा कि H भी पॉजिटिव है, Cl भी नेगेटिव है, तो ये दोनों भी आपस में बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इनकी एफिनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी Na और OH की नेगेटिव की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है आपका, अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूँ, देखिए आपका ये जो है, क्या बोलते हैं, पहले हम बात करते हैं आपके कैथोड की, ठीक है। तो इन कैथोड, तो कैथोड आपकी कौन सी चार्ज है, सबसे पहले कैथोड आपकी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके कैथोड में जाएगा, ठीक है। आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड में प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन आपका कैथोड में गया, वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करवाया, और उसने क्या हुआ, आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ पता है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें अगर उतना ही नेगेटिव डाल दिया जाए तो वो चीज़ का चार्ज हट जाता है, वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, तो वो चीज़ न्यूट्रल हो गई। तो इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं 2H+ ले लूँ और वहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, H2 गैस। तो यहाँ पे इन कैथोड, कैथोड में आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, कैथोड में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। आप देखेंगे कैथोड से बुलबुले टाइप निकलेंगे, और वो बुलबुले किसके होंगे, आपके कैथोड हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। और अगर हम देखें इन एनोड, एनोड में क्या हो रहा है, एनोड, तो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसके साथ ना रिएक्ट, H पॉजिटिव के साथ ना रिएक्ट करने की बजाय वो क्या करेगी, क्लोरीन देखिए नेगेटिव है, तो अगर मैं इससे माइनस करवा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है जनरली, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम इससे माइनस करवा देंगे तो ये सिंपल न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल के बाद सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2Cl नेगेटिव, अगर मैं माइनस करवा दूँ 2 इलेक्ट्रॉन से, बात एक ही है, और मेरा Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आप एनोड में देखेंगे, एनोड में अपने बुलबुले निकल रहे होंगे, और वो बुलबुले किसके होंगे, आपके Cl2 गैस के, ठीक है। जब आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट होगा लैब्स वगैरह में, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि असल में एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हो रहा है, और ऑब्ज़र्व आप ढंग से कर पाएंगे। ये काइंड ऑफ मैंने ऑब्जर्वेशन टाइप आपको दिखाई है कि किस तरीके से आपका दिखेगा जब असल में आप ब्राइम, जब NaOH बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि असल में आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा थी, इसलिए ये दोनों रिएक्ट कराए। और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में नहीं रिएक्ट करवा रहे, आपस में नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि इनकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो पॉजिटिव वाला है H पॉजिटिव, वो आपका कैथोड में जाता है, और एनोड में क्या होता है, Cl नेगेटिव आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे जो आपका प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब बेसिक सा आपका कुछ यूज़ है जो आपको लिखना है कि असल में यूजेस क्या है आपके NaOH के, ठीक है। तो लिख लेते हैं यूजेस ऑफ NaOH। ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलते, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट में हेल्प करता है बनाने के लिए, फॉर मेकिंग, हेल्प्स इन मेकिंग, फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मदद करता है। और क्या हो सकता है, फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। जो आपका एक आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर होता है, जिसको हम रेयॉन भी कहते हैं,
ठीक है, ये आपने 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा होगा। उसको बनाने के लिए भी आपका NaOH हेल्प करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सॉल्ट ख़त्म होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक था। तो ऐसे ही हम बेसिक से चलेंगे और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हुए चलेंगे। ठीक है, और मेन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि असल में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है ये सब सॉल्ट्स पढ़ते हुए, कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, और इनका कॉमन नेम, जैसे अभी मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका कॉमन नेम क्या था आपका? कॉस्टिक सोडा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, कुछ सॉल्ट्स की, कुछ केमिकल्स की। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब दूसरे सॉल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सॉल्ट है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा आपने, वैसे अगर आप केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप यूज़ करते होंगे, जस्ट अ पिंच पिंच यूज़ करते होंगे, और उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा आगे कि असल में बेकिंग सोडा वगैरह ये सब क्या है। और बेकिंग सोडा का अगर हम फॉर्मूला देखें तो बेकिंग सोडा का आपका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो अगर मतलब ये जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूले से बुलाएं बेकिंग सोडा को, तो केमिकली हम क्या बोलते हैं इसे? मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम क्या होगा? इसका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, नहीं तो हम ये भी बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसे बोलते हैं। और केमिकल फॉर्मूला का जो आपने देख ही लिया कि इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो इसकी प्रिपरेशन भी कुछ इतनी मुश्किल नहीं है। नॉर्मल अगर हम प्रिपरेशन देखें, प्रिपरेशन देखिए क्या है कि असल में यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ब्राइन सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन, पहले मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन के बाद मैं उसकी इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, तो ब्राइन सोल्यूशन हमने लिया। अब तो आप फेमिलियर हो चुके होंगे कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। उसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा एमोनिया गैस से, ठीक है, गैस और साथ में आपका CO2 गैस, ये दोनों जब मैं आपस में रिएक्ट करवाऊंगा इन दोनों के साथ ब्राइन सोल्यूशन को, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एंड आपको मिलेगा एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से आप बेकिंग सोडा आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ा केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, ब्राइन सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आपका NaCl और H2O। ठीक है, आपने रिएक्ट करवाया ये दोनों गैसेस के साथ, तो ये अमोनिया के साथ आपने रिएक्ट करवाया, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया। आपको क्या मिला? बेकिंग सोडा NaHCO3 एंड एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो यहाँ से ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया जो कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको मिल गया। चलिए, तो ये इसकी नॉर्मल प्रिपरेशन थी, इतनी ही इसकी प्रिपरेशन है, ज़्यादा वो नहीं है। और आपको ये वाली इक्वेशन ढंग से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसके ना कुछ यूजेस है, मतलब ये बेकिंग सोडा जो है काफ़ी जगह में ये यूज़ आने वाला है। मतलब जैसे अभी हम पढ़ेंगे आपका जो इसका यूज़ है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, बेकिंग पाउडर, तो वो उसकी इनोवेशन कैसे हुई, और बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर ये पढ़ेंगे। इसका भी फिनोमिना में आपका बेकिंग सोडा आपका इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले बेकिंग पाउडर से शुरू करते हैं। तो जो आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर की मतलब यूज़ आपका सबसे पहले क्यों आया? सबसे पहले यही बात करते हैं कि असल में क्या होता था पहले, जैसे अगर आपको कोई भी केक्स बनाने हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा
और बाकी में अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में आप तब लिखिएगा। कि जब भी हम केक्स बनाते थे या फिर ब्रेड्स वगैरह बनाते थे, तो हम एक चीज़ नोटिस करते थे कि हमारी जो केक्स है, ब्रेड है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनते हैं प्लस स्मॉल बनते हैं। उतने ज़्यादा वो नहीं बनते कि बड़े नहीं होते, ये नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यूज़ करा फिर उस समय बेकिंग सोडा। मतलब जब भी आप कोई केक बना रहे थे तो उसमें हमने बेकिंग सोडा और डाल दिया। तो जब हमने बेकिंग सोडा डाला, तो अगर आप इसमें फिनोमेना देखेंगे, मेन इक्वेशन कि बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा क्या होगा आपका, NaHCO3, ठीक है। और अगर आप उसे हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये सिंबल होता है हीट का, ठीक है। तो क्योंकि आप बेकिंग सोडा आप किसी चीज़ में डाल रहे हो अपने बैटर, बेसिकली इनके जो बैटर होते हैं, इनके बैटर में जब आप डालोगे ये बेकिंग सोडा, तो आप क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि असल में वो हीट हो रहा है। तो जब वो हीट होता है तो वो क्या आपके प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो प्रोडक्ट बनाता है आपका, एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज्ड आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश भी हम जनरली बोलते हैं इसे। अब देखिए, तो जब हमने हीट कर दिया तो हमें ये मिला। तो लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि असल में जब हमने केक, जो भी हमारे बैटर वगैरह थे, ब्रेड का बैटर था, उसमें हमने क्या करा, उसमें जब हमने बेकिंग सोडा मिलाया तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि ड्यू टू ये जो आपकी CO2 बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो वो जो है बैटर में से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से आपका जो केक का बैटर है या फिर जो ब्रेड का डो है, वो आपका कंपैरेटिवली फूलने लग गया। तो हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि हमारे केक जो है अब इनका अपोजिट होने लग गया, मतलब सॉफ्ट बना प्लस बिग बना या फिर लार्ज, थोड़ा बड़ा बना, ठीक है, केक आपका। बट इसमें फिर एक डिसएडवांटेज आ गई थी कि असल में जब वो केक खा के देखा, मतलब दिखने में अच्छा था, प्रेस करने में भी बढ़िया लग रहा था कि सॉफ्ट सॉफ्ट केक बनाया है, बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। पर जब हमने टेस्ट करा तो हमें असल में पता चला कि वो तो टेस्ट करने लायक ही नहीं है, क्योंकि असल में इसकी प्रेजेंस है, ये आपका सोडा ऐश है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये असल में क्या होता है, आपका बिटर इन टेस्ट होता है, क्योंकि बेसिक इन नेचर है, तो क्या करेगा ये असल में कड़वा होता है टेस्ट में। तो आपका जो केक वगैरह था वो मीठा ना होने के बजाय कड़वा बनने लग गया। तो लोगों ने फिर इस चीज़ में डिसलाइक करने लग गए कि भाई असल में केक तो आपका कायदे से, ब्रेड ये सब केक नॉर्मल होना चाहिए कि भाई मीठी तो हो, खाने लायक तो हो, तो इतना कड़वा तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो उसके ऑल्टरनेट के लिए हमने क्या करा, हमने बनाया बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, देखो बेकिंग पाउडर में हमने क्या करा बनाने के लिए, नॉर्मल ये जो आपका होता है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका बेसिक इन नेचर है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इट इज़ बेसिक इन नेचर, ये आपका बेसिक होता है इन नेचर में, ठीक है। तो जब आप, ये आपका बेसिक इन नेचर है, तो हमने क्या करा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसको रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, ठीक है। तो NaHCO3, उसको हमने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ। तो वो जो एसिड है वो आपका टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट करवाया। अब देखिए टार्टरिक एसिड का वैसे तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, बट अगर आपको नहीं याद करना, उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप लिख लो कि असल में टार्टरिक एसिड ने H+ आयन डिसोसिएट करा, तो नॉर्मल H+ आयन से हम उसका फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये जब आपका रिएक्शन हुआ तो आपको मिलता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो आपको मिला बेकिंग पाउडर। अब लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा कि जब वो बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना, तो बेकिंग पाउडर आप देखेंगे कि बेकिंग पाउडर मतलब ये बेसिकली इसका मिक्सचर NaHCO3 प्लस H+। जब मैंने अपने केक बैटर या फिर डो में जब बेकिंग पाउडर डाला, तो बेकिंग पाउडर मतलब एसिड भी रिएक्ट कर रहा है, बेस भी कर रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको निकलता है Na पॉजिटिव, CO2 गैस इवॉल्व होती है, प्लस आपका H2O एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हेल्प करती है, आपका जो भी आपकी फ्लफीनेस आती है वो इसकी वजह से आती है, ठीक है। और ये आपका नॉट बिटर, ये आपका बिटर नहीं है। तो लोगों ने पसंद करा कि असल में हम अगर बेकिंग पाउडर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज भी लोग क्या करते हैं कि जैसे केक बैटर बनाते हैं तो बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो बेकिंग सोडा, वैसे जनरली बेकिंग पाउडर ही डलता है अब। अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो बहुत ही कम, बिल्कुल पिंच के मुकाबले, क्यों, ताकि कि आपके
जो केक है उसमें इतनी बिटरनेस ना आए, वो असल में मीठा तो लगे कम से कम, ठीक है। तो इसीलिए आपका मेन यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इनोवेशन हुआ था। इससे नॉर्मल जब हमें पता चला कि NaHCO3 हेल्प कर रहा है आपके जो केक है, केक बैटर्स, फिर ब्रेड बैटर जो भी उसका डो है उसको फुलाने के लिए, तो हमने बोला कि इसको आगे इनोवेशन ले जाते हैं और इसका बिटरनेस हम इसकी खरा बंद करते हैं। तो हमने बिटरनेस कैसे बंद करी, इसको रिएक्ट करवा के किसी, ये आपका वीक वीक बेस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वीक एसिड लिया है, ठीक है, ताकि कि आपका न्यूट्रल सॉल्ट बने। तो ये आपका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा बिटर नहीं होता, और आपका CO2 वाला एक्शन तो आपको मिल ही रहा है। तो इसलिए फ्लफ़ी भी बन रहा है, आप मीठा भी हो रहा है, और सब कुछ मस्त एकदम केक केक कहने के लायक है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेकिंग पाउडर का इनोवेशन हुई थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि असल में उसका नेक्स्ट यूज़ क्या है। तो वो था आपका फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर की आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर दिखता कैसे है वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, ये तो दिखाने लग गया कि ख़रीद लो, बट नहीं चाहिए हमें। फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड, चलिए। तो ये हो गया आपका फायर एक्सटिंग्विशर, इसको देखते हैं ये। तो अब इसकी चलो इसको मैं अपने उसमें ले जाता हूँ, ये। तो ये आपका है बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि नॉर्मल एक आपका ये कैन टाइप रहता है, जहाँ पे आपका केमिकल होता है, आपका ये जो येलो वाला केमिकल है ये आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये आपको बेकिंग सोडा लिखना है, और ये जो कैन है ना छोटा सा, इस कैन में आपका कंटेन होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बेकिंग सोडा है, जो येलो वाला पार्ट है, ये आपका टिन का कैन है, नॉर्मल टिन कैन, ठीक है। टिन का नहीं मतलब कैन है, टिन का तो बहुत ही वैसा हो जाएगा। फिर ये आपकी ट्यूब है, ठीक है। ये प्रेशर गॉज है, जिससे आपका ये डिटेक्ट होता है कि प्रेशर यहाँ पे होता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उसमें एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ पे होता है तो मतलब नॉर्मल प्रेशर है, यहाँ पे होता है तो आपका वैसा प्रेशर है, क्या बोलते हैं, लाइट प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। वैसे तो खैर आपने अगर स्कूल वगैरह में अगर आपको ड्रिल व्रिल कराई होगी तो इसका यूज़ आपको करवाया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका नोज़ल रहता है, ऐसे करके यहाँ पे नोज़ल रहता है, ठीक है। ये हॉर्स है, ये आपका नोज़ल है, ठीक है। और ये आपकी सेफ्टी पिन रहती है, ठीक है। और ये आपका हैंडल है, इसको आप दबाते हैं ताकि कि आपका प्रेशर एक्सर्ट हो और वहाँ से बाहर आपका आ सके, ये जो भी है वो चीज़ें आपकी बाहर आ सके, ठीक है। तो इस टाइप की आपको कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद जो मेन यहाँ पे प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि असल में उसकी प्रिपरेशन कह रहा हूँ, प्रोसेस, जो मेन केमिकल प्रोसेस वहाँ पे हो रही है, केमिकल प्रोसेस, वो चीज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मेन केमिकल प्रोसेस में हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो उससे पहले समझते हैं कि किस तरीके से हम इसके साथ काम करते हैं। तो असल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पिन है, सबसे पहले ये पिन आप हटाते हैं। तो ये पिन जैसी आप हटाएंगे, इस ये जो उसका हैंडल है, इस हैंडल को आप नीचे दबाएंगे, ठीक है। तो दबाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कैन है वो नीचे गिर जाएगा, आपका बेकिंग सोडा के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है वो है आपकी कि असल में आपका जो बेकिंग सोडा है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, वो आपका रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद वो आपका बनाता है Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट, एंड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट होती है, प्लस आपको वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस पहले बैलेंस कर लेते हैं। चलो, ये हो गया 2, देन 2 एंड 2, चलो बैलेंस्ड है। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि असल में ये आपका होता है वाइट कलर का PPT। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो हमारा वाइट कलर का निकलता है, ठीक है। तो वाइट PPT टाइप वो क्या होता है आपका
दिस इज़ सोडियम सल्फेट, वो होता है। तो ये आपका वाइट पीपीटी है, ठीक है। और ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाई मैं पहले भी बता चुका हूँ कि असल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अगर कोई चीज़ जल रही है तो उस जलती हुई चीज़ को आपकी फायर कट कर देती है वहाँ से। मतलब ऑक्सीजन क्या करती है कि कोई भी चीज़ अगर नहीं जल रही तो उसे जला देगी, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसका उल्टा, कि वो ब्रेक कर देती है आपकी जो भी हुआ है। तो बेसिकली ये क्या करती है कि कट ऑफ द एयर सप्लाई, जो भी एयर की सप्लाई हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की जो भी सप्लाई हो रही है जिसकी वजह से आग बढ़ती जा रही है, लगती जा रही है, तो उस चीज़ को हम कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा यहाँ पे यूज़ होता है कि ये पूरा का पूरा जो H2SO4 का टैंक होता है ये पूरा नीचे गिर जाता है, आपका बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, और फिर यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हम करा ही रहे हैं, तो प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से यहाँ से बाहर आता है, तो CO2 निकलती है, ठीक है। साथ ही साथ ये वाइट पीपीटी निकलता है, ठीक है, और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट हमारा निकलता ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे लिए मदद करती है, ताकि कि हम जो भी मतलब जहाँ पे भी आपकी आग लग रखी है वो आपकी बुझ जाए, ठीक है। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, ठीक है, कि किस तरीके से ये बना हुआ है, पूरी पिक्चर मैंने आपको दिखाई रखी है। तो नॉर्मली ये आपका कैन है जहाँ पे आपका कुछ आपके नेसेसरी केमिकल्स होते हैं, जिसमें से जो येलो वाला केमिकल है वो आपका बेकिंग सोडा है, एंड एक और उसमें अंदर कैन होता है जिसमें आपका H2SO4 होता है। तो जैसे ही आप पिन हटाते हैं तो पिन और ये एग्जर्ट करते हैं तो यहाँ से ये टूट जाता है और सीधा आता है नीचे। तो नीचे एग्जर्ट मतलब सारा का सारा ये दोनों आपस में मिक्स आउट होता है, एंड CO2 एंड दिस केमिकल इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि असल में CO2 जो है आपकी वो निकल रही है, और वो कट ऑफ वो एयर सप्लाई को काट देती है, जिसकी वजह से हम आसानी से वो जो आग है उसको बुझा पाते हैं। और वो जो वाइट वाइट कलर का निकलता है वो किसकी वजह से है, सोडियम सल्फेट की वजह से, ठीक है। तो ये आपको खुद लिखना है, प्लस आपको थोड़ा बहुत बेकिंग पाउडर के बारे में भी खुद लिखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह इसमें होता है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क हम यहीं तक रखेंगे, 2 ही सॉल्ट के लिए रखते हैं आज की क्लास के लिए। तो होमवर्क आपके लिए है कि आप वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे जो इनकम्प्लीट है, प्लस रिवाइज़ करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है, ढंग से रिवाइज़ बाय हार्ट करेंगे ताकि कि बाद में दिक्कत ना हो। और अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है कि नहीं लिख पा रहे क्या हो रहा है, तब मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।